हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं एक बार फिर से हाजिर हो चुका एक नए वीडियो के साथ में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं ऐसी 5 बाइक्स जो 3 लाख के रुपए के अंदर मिलेगी, और वो भी आपको रेट्रो मॉडर्न स्टाइल के अंदर मिलेगी, जो आपको पसंद है, जो आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है। एक तो चल रही है ऑफ रोडिंग बाइक्स, आप बोल सकते हो उनको, और दूसरी है वो है रेट्रो मोटर्स। तो इसी के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया के अंदर अभी के समय मेरे हिसाब से जो टॉप 5 बाइक्स है वो भी 3 लाख रुपए के अंदर, वो है आपके सामने बड़े छोटे से इंट्रो के बाद। तो नंबर 5 पे आती है जावा की तरफ से जावा तो यस, जावा करके बाइक। तो जैसे आपको पता रहेगा, जावा इज़ वन ऑफ द गुड बाइक्स एंड काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और हाँ, सबके प्राइसिंग और जितने भी डिटेल्स रहेंगे मैं आपको ऑन स्क्रीन साथ साथ में दिखाता रहूँगा, तो कहीं आपको कुछ मिस आउट ना हो जाए। और बाय चांस अगर मैं कुछ मिस भी करता हूँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बढ़ते हैं अपने 5 नंबर की गाड़ी पे। जो 5वें नंबर पे मुझे लगता है वो है जावा की तरफ से जावा। और अगर मैं उसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करूँ तो प्रोज में वो रहेंगे कि भाई, एक तो अच्छी दिखती है बाइक्स, और काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा ही कुछ रेट्रोइश दिखती है। बाकी जितनी भी बाइक्स है उससे ज़्यादा मुझे जावा ज़्यादा रेट्रो फील देती है एक तरीके से। और दूसरा है डिसेंट सर्विस सेंटर्स भी है, काफ़ी अच्छा उनके सर्विस आउटलेट्स वगैरह है। हर एक सिटी में 2 से 3 या 4 ऐसे मिल जाते हैं कहीं ना कहीं, तो इट्स अ गुड, उनका नेटवर्क वगैरह काफ़ी अच्छा है। और तीसरी जो चीज़ है वो मुझे लगता है कि इनके पास में ऑप्शन बहुत है। अगर आप सिर्फ रेट्रो सीरीज़ में ही देखोगे तो काफ़ी सारे ऑप्शंस है, बॉबर है, ये है वो है, तो काफ़ी उन्होंने ट्राई कर रखा है। एसडी में भी उनके पास में काफ़ी ऑप्शन है। तो यस, या जावा एंड एसडी दोनों एक ही कंपनी बनाती है, तो वो एक बात है। तो और बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। तो कॉन्स थोड़े से मुझे इसके ज़्यादा लगे। तो फर्स्ट कॉन है इसका लैक ऑफ टॉर्क। मुझे लगता है कि हाई एंड पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर देती है, बट रिफाइनमेंट अगेन इसका ख़राब हो जाता है हाई एंड पे। और थ्रू आउट इसका जो रेव रेंज है वो रिफाइनमेंट इज़ ओके नॉट दैट गुड। एंड अगेन टॉर्क इसका, क्योंकि ये लिक्विड कूल इंजन है और काफ़ी हाई रेविंग इंजन बोला जा रहा है जो है, बट स्टिल मुझे इसका टॉर्क वगैरह काफ़ी अच्छा नहीं लगा। एंड जो दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो अनकम्फर्टेबल सीट, ऑल्दो इसकी सीट में काफ़ी चेंजेस किए गए थे थ्रू आउट, जब से वो लॉन्च हुई है चेंजेस करते आ रहे हैं, बट स्टिल ये कहीं ना कहीं इतनी कंफर्टेबल नहीं है, काफ़ी फ्लैट बोर्ड की जैसी दिखती है। और सस्पेंशन में मुझे इतना कुछ पसंद नहीं आया, तो इसके कारण मेरे लिए वो कंफर्ट में काफ़ी नीचे रहती है ये बाइक। और जो लास्ट जो मेन चीज़ है मुझे लगती है वो है इसकी क्वालिटी। काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी इश्यूज़ इनिशियली रहे थे और बाद में भी अभी भी काफ़ी स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये 5वें नंबर पर रहने का एक रीज़न यही है कि क्वालिटी एंड ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा नहीं है जितना दूसरे कंपटीटर्स दे रहे हैं। बढ़ते अपने 4th नंबर की तरफ। और 4th नंबर पे है वो जो बाइक आई है वो थोड़ी सी नई नवेली दुल्हन है। तो अभी आई है, रिसेंटली लॉन्च हुई है, शायद आपको पता हो या ना पता हो, बट मेरे लिए मुझे लगता है कि 4th नंबर पे अभी के टाइम पे वो है हार्ली डेविडसन की X440। काफ़ी लोग सरप्राइज रहेंगे कि ये 4th नंबर पे क्यों है करके, इतनी अच्छी बाइक होकर भी। बट हाँ, अच्छी बाइक है, बट इससे भी अच्छे ऑप्शंस आपके पास में है, जो प्राइस, पावर, सब चीज़ों को ज़्यादा एक बेटर तरीके से अरेंज करती है। तो इसके प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर हम बात करेंगे। तो इसके प्रोज है कि इसका डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया, काफ़ी एक बड़ी बाइक का फील देता है। और ओवरऑल वो जो हार्ली डेविडसन वाला जो लोगो शोगो मिल जाता है आपको, तो वो काफ़ी एक अच्छा आपको एक अप मार्केट वाला प्रेजेंट देता है। और कहीं ना कहीं ये मुझे काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग बाइक भी आप बोल सकते हो। जितनी भी बाइक्स हैं उन सब में, जितनी बाइक्स मैंने अभी तक इस शो के अंदर मैं दिखाने वाला हूँ, बट ये मुझे मेरी फेवरेट है एज़ कम्पेयर टू इन लुक। वो अभी पर्सपेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन रहता है कि किसको क्या लुक पसंद है, बट स्टिल ये है। और दूसरी तरफ इसके अंदर आपको एडुकेट अमाउंट ऑफ पावर मिल जाता है। तो पावर और टॉर्क के जो फिगर्स है आपके सामने हो रहेंगे, बट इसके अंदर जो मिल रहा है वो काफ़ी डिसेंट है, काफ़ी अच्छा है, इनफ है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं रिफाइनमेंट पे थोड़ा सा काम हो गया अपर एंड पे, तो ओवरऑल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा पावर एंड टॉर्क वगैरह दे देती है। और जो तीसरी चीज़ है वो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक तरीके से आपको एक बिग बाइक के रेंज में लाके खड़ी कर देगी। मतलब इवन आपको पता है कि यार ये 440 है और इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, बट स्टिल इसका कहीं ना कहीं प्राइसिंग भी थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लगता है कंपेरेटिवली। कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो बड़ी बाइक वाला जो फीलिंग है वो देगी ज़रूर, ठीक है। प्राइसिंग के बारे में मैं इसमें कॉन्स में बात करूँगा। तो बढ़ते हैं कॉन्स की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि इसके अंदर आपको सर्विस सेंटर बहुत कम मिल जाते हैं। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है ये बाइक, है ना। हार्ली डेविडसन के ऑलरेडी इतने नहीं थे, उनके प्लान्स है हीरो के थ्रू कुछ सर्विसेज मिल रही है, बट स्टिल इट्स गोना टेक टाइम। तो वन ऑफ द मेजर कॉन्स में से आप ये बोल सकता हो। और नई बाइक है तो
रिलायबिलिटी का भी एक मेन इशू है इसके अंदर। बट ऑल दो हीरो के साथ में काफ़ी समय से चलते आ रहा है इन लोगों का, और आई थिंक इफ़ हीरो इज़ टेकिंग ऑल द केयर ऑफ जितनी भी चीज़ें हैं, तो इस एटलीस्ट रिलायबिलिटी थोड़ा सा मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा इशू नहीं होंगे। दूसरी चीज़ मुझे लगती है कि इसकी क्वालिटी, जितने रिव्यूज़ वगैरह देखे और मैंने भी सामने से देखा है, पेन क्वालिटी ठीक है, स्टिकर क्वालिटी थोड़ी सी इधर उधर है, बट ओवरऑल जो स्विच गियर वगैरह क्वालिटी है जो प्रीमियम बाइक में मिलनी चाहिए इस रेंज के अंदर, जो वो लोग 3 लाख के आसपास का प्राइस मांग रहे हैं, तो उसके अंदर तो थोड़ी सी बेटर स्विच क्वालिटी, बेटर ओवरऑल चीज़ें मिल सकती थी। बट आई थिंक इसकी भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। करे तो अच्छा है, नहीं करे तो भी ठीक है, नाम के लिए बिक जाए शायद। बट ये कंपटीशन से अगर हम देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं मुझे अंडर पावर लगती है, क्योंकि यार कंपटीशन बहुत धमाकेदार है। जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो पता चल ही रहेगा आपको, बट बाकी जो बाइक है उससे मुझे काफ़ी कम लगता है। बढ़ते हैं अपने तीसरे नंबर की बाइक के ऊपर, और तीसरे नंबर को, इस बाइक को मुझे अगर तीसरे नंबर पर रखूँ तो मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ सकती है और मैं खाने के लिए भी तैयार हूँ, बट इट्स वन ऑफ माई फेवरेट बाइक। इट इज़ रॉयल एनफील्ड तरफ से क्लासिक 350। आई नो इसको थर्ड नंबर पर रखना नहीं बनता, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा ही फॉलोइंग और ज़्यादा ही लोग इसको चाहते हैं दिल और जान से। बट स्टिल अगर हम टॉप 5 बाइक के बारे में बात करें तो हम लोग सारी चीज़ों को इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, उसके परफॉर्मेंस, लुक्स, एवरीथिंग को हम लोग उसके पैरामीटर्स पे डाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि क्लासिक जो है वो थर्ड नंबर पे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसका जो कंपटीशन है दे हैव आउट परफॉर्म दिस पर्टिकुलर बाइक। बट स्टिल इसके भी काफ़ी ज़्यादा प्रोज एंड कॉन्स है। कॉन्स मुझे काफ़ी कम मिले, बट स्टिल प्रोज के बारे में बात करेंगे तो एवरग्रीन डिज़ाइन है, बहुत सालों से चलते आ रहा है, और यही डिज़ाइन मुझे भी लगता है आगे जाके भी ये कंटिन्यू रहने वाला है। काफ़ी सारे जो नया प्लेटफॉर्म आया हुआ है, जो नई क्लासिक आई है, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है दिखने में, रोड प्रेजेंस वगैरह भी ठीक ठाक है, तो काफ़ी एक बेटर आपको एक डिज़ाइन लैंग्वेज मिल जाती है। और जो सेकंड चीज़ मुझे लगती है जो मैं प्रोज में गिना चाहूँगा वो लो एंड टॉर्क। कहीं ना कहीं रॉयल एनफील्ड फेमस है अपने लो एंड टॉर्क को लेकर, तो वही इस बाइक के अंदर भी है, और जो नए जो जे सीरीज़ के इंजन है उसके अंदर भी सेम चीज़ रखी गई है। लो एंड टॉर्क काफ़ी अच्छा है, ऑल्दो रिफाइनमेंट ज़्यादा बढ़ गई है, बट स्टिल हाई एंड को अभी भी वो हाई एंड पे इतनी ज़्यादा रिफाइंड नहीं है, और मेरे ख्याल से हाई एंड थोड़ा सा और ज़्यादा पुश करना चाहिए। उसके लिए ऑब्वियसली 650 बाइक है, बट स्टिल कहीं ना कहीं 350 में भी जो बाकी लोग कर रहे हैं वो भी कर सकती थी। एंड जो तीसरी चीज़ है वो है इसकी कल्ट फॉलोइंग। आपको बहुत सारे ग्रुप्स वगैरह ये सब कुछ मिल जाएंगे अगर आपको लेना ही है, तो यू विल गेट अ लाइफ स्टाइल आउट ऑफ रॉयल एनफील्ड। तो अगर आप इसको लेने की भी बात करोगे तो यू वोंट गेट जस्ट अ बाइक, बट आपको एक लाइफ स्टाइल मिलेगा, बहुत सारी ग्रुप्स, बहुत सारी मर्चेंडाइज, तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके साथ में मिलेगी, और काफ़ी आपको ज़्यादा बेटर मुझे लगता है कि अगर आप फर्स्ट बाइक ले रहे हो तो क्लासिक ले लो, बट दूसरे ऑप्शन भी पहले देख लो। और उसकी जो चौथी मुझे लगता है वो है इसका प्राइस। काफ़ी कम से चालू होती है, मेरे ख्याल से ये सबसे सस्ती बाइक रहेगी जो जितनी भी मैं 5 बाइक्स किनने वाला हूँ उनके अंदर, और कहीं ना कहीं ये ज़्यादा एक वैल्यू फॉर मनी दे देती है लोगों को। अगर जिनको ज़्यादा हाई एंड मॉडल नहीं लेना है तो बेसिक मॉडल भी ले सकते हैं, ऑल्दो फीचर्स वगैरह कम मिलेंगे, वो सारी चीज़ें रहेगी, बट स्टिल इट्स अ गुड प्राइसिंग फॉर रॉयल एनफील्ड। और अगर हम इसके कॉन्स के बारे में जाएंगे तो वो एक चीज़ है कि यार जो इसकी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं जो अभी की जो बाइक्स आ रही है उससे कंपेरेटिवली 2 से 3 स्टेप मुझे लगता है नीचे हैं। ऑल्दो थोड़े क्लासिक की क्वालिटी में ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुई है, बट स्टिल इट इज़ नॉट अप टू द मार्क। जहाँ पे टीवीएस हो गई, बजाज हो गई, ये सारी चीज़ जो कंपनी जो प्रोवाइड कर रही है क्वालिटी, लेवल ऑफ फिनिशिंग एंड ऑल, वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी है। आगे जाके शायद इसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। और जो दूसरा मुझे कौन लगता है, जैसे मैंने आपको बात की कि लो एंड तो इसका अच्छा है, बट टॉप एंड पे मार खा जाती है, तो मुझे लगता है कि टॉप एंड थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है, और स्मूथनेस और जो रिफाइनमेंट है वो टॉप एंड की तरफ थोड़ी सी कम हो जाती है, तो वो भी रखे तो बेटर है। बट 350 का इंजन है और लॉन्ग स्ट्रोक, लिक्विड कूल भी नहीं है, तो ज़्यादा एक्सपेक्ट कर नहीं सकते, बट स्टिल इट इज़ वन ऑफ द कॉन ऑफ दिस पर्टिकुलर बाइक। एंड जो तीसरी चीज़ है वो काफ़ी सालों से लोगों को, मतलब किसी के लिए रह भी सकती है, किसी के लिए नहीं रह सकती, बट लो टेक, तो इसके अंदर आपको टेक के ऑप्शंस कम मिलते हैं, मतलब ज़्यादा आपको फैंसी आपको क्लस्टर नहीं मिलेगा, बड़ा सिंपल सा बेरबन क्लस्टर है, और छोटा सा एक आपको डिस्प्ले मिल जाएगा, उसके अंदर आप सारे एटलीस्ट अभी पेट्रोल का देख पा रहे हो और बाकी सारी चीज़ें दिख रही है। बट आपको अगर फैंसी करना है तो ट्रिपल लगाना पड़ता है, वो भी अलग से, उसके चार्जेस अलग पड़ते हैं, तो काफ़ी लोगों के लिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मोस्टली जो एनफील्ड रहते हैं वो लोग सिटी में घूमते हैं और ट्रैवल भी करते हैं, तो वो मोबाइल होल्डर लगा लेते हैं, तो वहाँ पे बैंक कर लेते हैं, विच इज़ अ बेटर डिस्प्ले कंपेरेटिवली। तो बहुत हो गई रॉयल एनफील्ड की बातें, बढ़ते हैं अपने
अपने सेकंड पोजीशन की तरफ। और सेकंड और फर्स्ट पोजीशन पे रखने में ज़्यादा मुझे टेंशन नहीं आया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन मेरे दिमाग में तो क्लियर था और सेकंड पोजीशन में मुझे ऐसा लगा कि रॉयल एनफील्ड को रखा जाए कि इसको रखा जाए। बट कहीं ना कहीं सेकंड पोजीशन के लिए होंडा ज़्यादा बेटर प्रोपोजिशन लगता है मुझे ओवरऑल। और होंडा CB350 की मैं बात कर रहा हूँ अगर स्पेसिफिक बाइक की, और काफ़ी ज़्यादा बेटर होंडा ने कुछ सालों में दिखाया है खुद को, और ऐसी एक बाइक लेकर आई है जो एक्चुअल में रॉयल एनफील्ड 350 जो क्लासिक है उसको राइवल कर सकती है। तो और ओवरऑल में हर जगह पे उसको बीट किया है, ऑल्दो कल्ट फॉलोइंग और उसके प्रेजेंस और एसेंस को बीट नहीं कर पाएगी, बट स्टिल काफ़ी अगर हम पेपर में देखें या फिर क्वालिटी में देखें तो वो सारी है। तो इसके भी प्रोज एंड कॉन्स है, जाते हैं। तो पहली प्रोज है इसके गुड लुक्स, दिखने में बहुत अच्छे हैं। उसके अंदर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, कलर्स मिल जाएंगे, ऑल्दो रॉयल एनफील्ड के जितने नहीं मिलेंगे बट स्टिल जितने हैं उतने डिसेंट कलर्स है। और जो सेकंड चीज़ लगती है मुझे इसकी पावर, रॉयल एनफील्ड से 5% आपको ज़्यादा चीज़ मिलेगी इसके अंदर, मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा ही आपको ज़्यादा मिलेगा, जैसे टॉर्क थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, पावर थोड़ी सी ज़्यादा मिलेगी। बट इसका जो रिफाइनमेंट है, जो आप फर्स्ट गियर से आप 5th गियर तक जाओगे, ये रिफाइनमेंट एकदम स्मूथ है। मतलब आप इतना भी खींच लो उसको, ये वाइब्रेशन देगी ही नहीं। कहीं ना कहीं ओवर रिफाइन होने के कारण किसी को ये लग सकता है कि यार ये कौन है, क्योंकि इसका फील मर जाता है बाइक का। बट मुझे नहीं लगता, क्योंकि रिफाइनमेंट जितनी रहेगी, क्योंकि जैसे जैसे गाड़ी पुरानी होती जाती है उसकी रिफाइनमेंट कम होती जाती है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही अच्छी रिफाइनमेंट मिलती है तो जब थोड़े दिनों बाद, सालों बाद अगर आपको वो समझ में आता है तो फील आना चालू हो जाता है, क्योंकि एट द एंड आपको गाड़ी डिग्रेड होती रहती है, रिफाइनमेंट कम होती जाती है। अगर आपको स्टार्टिंग में ही रिफाइनमेंट की इशू है तो आगे जाके तो आपकी हालत ख़राब हो ही जाएगी, जैसे रॉयल एनफील्ड के पुराने बाइकों के साथ में होता था। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोज की तरफ। इसकी क्वालिटी और रिप्लेसमेंट पार्ट काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। सस्ते हैं, एक पहली बात तो क्वालिटी अच्छी है, रिप्लेसमेंट पार्ट इसके सस्ते हैं, और कहीं ना कहीं ये होंडा ने काफ़ी अच्छा पुल ऑफ किया है कि भाई इसके अंदर ज़्यादा खर्चे वाला काम नहीं दिया है। और मुझे लगता है कि ये एक बेटर बाइक बन के आई है, और होंडा ने काफ़ी इसके अंदर रिसर्च वगैरह किया है, क्योंकि जिस तरीके से जो रिफाइनमेंट, अगेन जो मैं बात कर रहा हूँ रिफाइनमेंट की, और ओवरऑल जो लुक और जो टारगेट किया है क्लासिक 350 को, वो कहीं ना कहीं अचीव किया है। ऑल्दो सेल्स नंबर उतने बेटर नहीं है क्लासिक जितने ऑब्वियसली नहीं रहेंगे, क्योंकि उसकी कल्ट फॉलोइंग है, इसकी फॉलोइंग अभी धीरे धीरे बढ़ रही है। पीपल आर गेटिंग टू नो कि भाई होंडा की भी ऐसी कोई बाइक है जो एक अच्छी है और बेटर भी है। और जो लास्ट प्रो है इसका, वो है इसकी वैल्यू मुझे काफ़ी बेटर लगी इसकी कंपैरेटिवली। अगर आप मुझे बोलोगे अगर इनफील्ड नहीं है तो फिर कौन सी लेनी चाहिए, तो फिर यही लेनी चाहिए। अगर आप इनफील्ड का अगर वेटिंग है, ज़्यादा वेटिंग हो रहा है, ऑब्वियसली अभी तो वेटिंग नहीं है, इनफील्ड में ज़्यादा आपको वेटिंग नहीं कराते, बस चल पहले 3-3, 4-4 महीने वेटिंग कराते थे। तो वैसा कुछ होता है तो मैं बोलता हूँ कि आप आग बंद करके होंडा CB350X ले लो, 350 ले लो, बिंदास ले लो, आप खुशी रहोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसका एग्जॉस्ट नोट वगैरह भी अच्छा है, तो उसका कोई इशू नहीं है। कॉन्स की तरफ बढ़ते हैं तो इसके अंदर आपको रोड प्रेजेंस उतना बेटर नहीं मिलता, क्योंकि ये होंडा की बाइक है, और इनिशियली काफ़ी लोगों को ये स्प्लेंडर जैसी दिखती थी यार, पता नहीं क्यों, वाई, अब कहीं से भी स्प्लेंडर नहीं लगती। बट टैंक का जो डिज़ाइन है, जो स्टिकर है, वो कहीं ना कहीं पुरानी स्प्लेंडर का याद दिलाता था, क्योंकि उसके ऊपर वैसे ही होंडा लिखा आता था। और बस यही एक बोल सकता हूँ कि इतनी ज़्यादा इसको आपको रोड प्रेजेंस नहीं मिलेगी, आपकी साइड से गुजर भी जाएगी तो हाँ एग्जॉस्ट का नोट सुनाई देगा, बट ऐसे कुछ स्पेसिफिक आपको अच्छा बड़ी बाइक भी ऐसा लगेगा नहीं। ऑल्दो आप इसके अंदर 2.5-3 लाख रुपये डाल रहे हो स्टिल। और जो दूसरा कौन है वो मुझे लगता है कि टच पॉइंट। ऑल्दो होंडा के बहुत सारे टच पॉइंट्स है, सर्विस सेंटर्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये बिग विंग के थ्रू बिकी जाती है। ये जो बाइक है CB350, तो वो काफ़ी कम हुए हैं ओवरऑल इंडिया में, धीरे धीरे बढ़ भी रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट बिग विन के थ्रू बेचना एक तरीके से एक अच्छा भी है कि कस्टमर को थोड़ा सा अप मार्केट फील होगा, जहाँ पे स्प्लेंडर है और साइड में खड़ी होती है, तो थोड़ा सा ऑब्वियसली कस्टमर में, लेने वाले कस्टमर्स में भी डिफरेंस है। बट बिग विन के थ्रू बेचने से अच्छा मुझे लगता है थोड़े से बेटर आउटलेट से बेचते, मतलब एकदम छोटे आउटलेट से नहीं बेचते, क्योंकि होंडा के बहुत छोटे छोटे आउटलेट भी है, उनके वो छोड़ के एटलीस्ट जो बड़े बड़े होंडा के नॉर्मल आउटलेट्स हैं वहाँ से तो एटलीस्ट बेचना चाहिए था। तो वो एक मुझे लगता है। बट बिग विंग उन्होंने सोचा है कि भाई इनको बड़े बाइक के साथ में प्रीमियम कैटेगरी में डालना है, तो दैट इट इज़, वो उनका मार्केटिंग प्लान है। तो वो एक चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि उसके कारण थोड़े से टच पॉइंट कम पड़ जाते हैं। और एक लास्ट निक पिक बोल सकता हूँ कि यार क्वालिटी कंपैरेटिवली जो फर्स्ट नंबर पे है उससे काफ़ी मुझे कम लगी। जो फर्स्ट नंबर पे बाइक है वो आपको अभी तक तो पता चल ही गया रहेगा, उसकी क्वालिटी आप देखो और अभी होंडा की क्वालिटी देखो, तो वो तो ऑब्वियसली उसने बेंचमार्क सेट कर दिया कि भाई उसके नीचे तो सब गाड़ी गंदी लगेगी, बट स्टिल
क्वालिटी कैन बी बेटर, शायद नेक्स्ट इटरेशन में वो शायद क्वालिटी वगैरह को बढ़ाए। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं अपनी पहली बाइक की तरफ, और ये मेरी पर्सनल फेवरेट है। आपके अंदर इन पांचों में से आपकी कोई भी फेवरेट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको यही लेनी चाहिए और दिस इज़ द ओनली बाइक विच इज़ द बेस्ट इन द सेगमेंट, ऐसा नहीं है भाई। ये मुझे लगता है पर्सनल फेवरेट, इसके अंदर भी प्रोज है, इसके अंदर भी कौन सा है, तो ये एक पर्सनल ओपिनियन आप ले सकते हो। मैं आपके पास में 5 बाइक दे दी है भाई, आप जाओ देखो, टेस्ट राइड पाँचों को करो, जो आपको अच्छे लगे, आपके बजट में पड़े, आपको समझ में आए, उसको लो। बट मेरे लिए फर्स्ट नंबर पे मुझे लगता है कि वही होनी चाहिए जो है, वो है ट्रायम्फ की 400, ट्रायम्फ 400। तो स्पीड 400 के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ऑल्दो ये काफ़ी नई बाइक है, काफ़ी जल्दी मतलब रिसेंटली लॉन्च हुई है, और ज़्यादा इसके अंदर आपको भीड़ भी दिख सकती है क्योंकि बहुत लोग ले रहे हैं। वेटिंग पीरियड भी काफ़ी अच्छा हो गया क्योंकि ट्रायम्फ, देन अगेन इसके प्रोज एंड कॉन्स में जाएंगे तब बात करेंगे। बट स्टिल इट्स वन ऑफ द बेंचमार्क बाइक विच हैज़ कम, और जो बहुत ही कम देखने को मिलता है कि भाई इस तरह की, इस क्वालिटी की, इस ब्रांड की बाइक आपको इस प्राइस में मिले। तो जब प्राइस अनाउंस हुआ था मैं लाइव देख रहा था, और मेरे लिए एक तरीके से सरप्राइज था कि इतने कम में भी कैसे बाइक मिल सकती है। और इस क्वालिटी की जब बाद में धीरे धीरे वीडियोज़ वगैरह आए तो भाई क्वालिटी मतलब तूफान, और पावर एंड टॉर्क तो भाई डायरेक्ट KTM 390 को के आसपास जा रही है इसकी पावर एंड टॉर्क। तो भाई कुछ तो बात है, तो इसीलिए मुझे इसको रखना पड़ा, और मेरे लिए मुझे लगता है कि ये काफ़ी बेहतरीन है। चलो बढ़ते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स की तरफ। तो प्रोज की तरफ देखेंगे तो इसके अंदर लुक्स किलर मिलते हैं, मतलब यार बेहतरीन लुक्स। डायरेक्ट जो स्ट्रीट, जो बड़ी वाली स्ट्रीट्स आती है ना, तो उनकी जैसी लगती है। स्ट्रीट 900 ले लो, 1250 ले लो, उसी की रेंज में लगती है। मतलब ऐसे साइड में खड़ी कर दो तो ऐसा नहीं लगेगा यार छोटी सी कोई बाइक है। सेम उन्होंने लाइनअप रखा हुआ है ऑलमोस्ट, थोड़ी सी ऑब्वियस, थोड़ी सी फिजिकली छोटी रहेगी, बट ऐसा लगेगा कि इनकी ट्रायम्फ से कोई और बाइक में आप चले गए हो या फिर ऐसा कुछ। ट्रायम्फ का पूरा फील है, जो वहाँ पे लोगो है वही आपको बाइक के अंदर भी वही फीलिंग दे। जो दूसरी चीज़ बात करेंगे तो कंफर्टेबल सीट्स काफ़ी अच्छी दी गई है। ट्रायम्फ का पहले से एक रहा है कि भाई उनकी बाइक्स एटलीस्ट कंफर्टेबल वो काफ़ी देती है, और काफ़ी ज़्यादा आपको सीट में आपको अच्छा रखेगा, सस्पेंशन आपके अच्छे रखेंगे। तो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं वो दे विल ट्राई कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंफर्ट दिया जाए, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्रीमियम चार्ज करते हैं। इस बाइक के अंदर उतना नहीं कर रहे, बट उन्होंने उसमें कमी भी नहीं की। काफ़ी अच्छी आपको कंफर्ट मिल रहा है, सस्पेंशन अच्छा मिल रहा है, सीट अच्छा मिल रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको इसके अंदर वहाँ मिलेगी, और विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर यू एज वेल। और कंफर्ट तो भाई लॉन्ग राइड पे तो लगता ही लगता नहीं, तो भाई बैक और बट दोनों एक हो जाते हैं ठीक है, वो है। बढ़ते हैं दूसरे क्रोज की तरफ। तो इसकी क्वालिटी, अगेन मैं क्वालिटी के बारे में बात कर चुका हूँ, क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसका पावर एंड टॉर्क फिगर बहुत अच्छा है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वो देख लीजिए, काफ़ी बेहतरीन है। लीडिंग इन द सेगमेंट हो गया है अभी इसका क्वालिटी और क्या बोलते हैं इसका टॉर्क और पावर के फिगर्स। और अगेन इसका वैल्यू फॉर मनी, जिस प्राइस पे ये लॉन्च हुई थी, जिन लोगों ने 10,000 रुपये सस्ती ले ली उनके लिए तो बेस्ट है, बट जिस प्राइस पे अभी भी है ये, मुझे लगता है कि वो अनबीटेबल प्राइस है। जो क्वालिटी मिल रही है, जो पावर मिल रहा है, जो आपके इसके अंदर आपको चीज़ें मिल रही है, ऑल्दो इसमें ऐसा कलर डिस्प्ले वगैरह नहीं मिल रहा है, बस स्टिल काफ़ी एक बेहतरीन मिल रही है चीज़ें ओवरऑल। और मेरे ख्याल से ये काफ़ी एक अच्छी बाइक रहेगी, ठीक है। और हर एक अच्छी बाइक के कुछ कॉन्स होते हैं, तो वो भी हम लोग कवर कर रहे हैं। तो फर्स्ट मेरे ख्याल से रहेगा वो ऑब्वियस है, क्योंकि नई बाइक है। ट्रायम्फ ऑलरेडी काफ़ी सालों से इंडिया में है, बट सर्विस सेंटर कम है काफ़ी, और काफ़ी ऑलरेडी ओवरबर्डन रहते हैं। तो एक चीज़ अच्छी है कि उन्होंने इनिशियली बता दिया कि भाई हम लोग इतने सर्विस सेंटर खोलने वाले हैं, तो वो एक अच्छी बात है। और थोड़ा टाइम लगेगा मेरे ख्याल से, बाइक भी तब तक काफ़ी अच्छी मैच्योर हो जाएगी जब कोई ज़्यादा बड़े इश्यूज़ आएंगे भी। और ऑल्दो इसका जो सर्विस इंटरवल है वो 15,000 किलोमीटर या फिर 1 साल है, 15-16 हज़ार या फिर 15-16 हज़ार या फिर 1 साल के आसपास रखा गया, तो वो एक अच्छी चीज़ लगी मुझे। तो तब तक मेरे ख्याल से जब 1-1.5 साल होगा तब तक इसके सर्विस सेंटर भी आपके आसपास में खुल सकते हैं। और दूसरी मुझे चीज़ लगी इसकी पिलियन सीट कंफर्टेबली रेट्रो बाइक्स में का कोई ऐसा इशू नहीं रहता। भाई रेट्रो बाइक में पिलियन का सीट कम होना या छोटी होना ऐसा इशू रहता नहीं, बट इस बाइक के अंदर है। पिलियन कंफर्टेबली थोड़ी सी छोटी मुझे लगती है, कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी लगती है। मेरे पर्सनल ओपिनियन से मैं बोलूँगा कि भाई कोई पिलियन बड़ा है तो उसके लिए शायद अनकम्फर्टेबल हो सकता है, बट वही एक चीज़ है, डिपेंड करता है किसको घुमाना है, तो उसके हिसाब से। एंड द थर्ड थिंग इज़ द लास्ट मेन थिंग जो मैं बोल सकता हूँ, और मेजॉरिटी ऑफ मेरा कंसर्न इसी चीज़ पर रहेगा, रिलायबिलिटी। बजाज हैज़ नॉट बीन गुड विद द रिलायबल बाइक्स, ऑल्दो उसकी पल्सर वगैरह जो है वो काफ़ी अच्छी है, लोग उतना अच्छा रखते नहीं,
डोमिनार के भी बहुत इश्यूज़ आए थे इनिशियली, तो एक रिलायबिलिटी का इशू है। ऑल्दो ट्रायम्फ ओवरऑल सब देख रही है, तो ट्रायम्फ के खुद के भी रिलायबिलिटी की इशू है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो एक तरीके से आप रिलायबिलिटी के लिए आप इसको एक माइनस पॉइंट दे सकते हो कि बट स्टिल आगे आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा कि कितनी रिलायबल है कितनी नहीं है। तो इसी के साथ मेरा ये लिस्ट और इसी के साथ में ये वीडियो भी खत्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर पसंद आया तो दैट लाइक बटन एज वेल एज सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए अगर वो कन्फ्यूज़ रहेगा कि उसको कौन सी बाइक लेनी है 3 लाख रुपये के अंदर, 3 लाख रुपये के अंदर और रेट्रो स्टाइल की। तो दैट वॉज इट फॉर द वीडियो गाइज। मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए डोंट लिव रेडो लाइफ गाइज। बाय बाय।